देखिए क्या होता है कि नॉर्मली जो फिलोसॉफी के बुक होते हैं, वो सारे बुक्स जो होते हैं वो मेजॉरिटी ऑफ द बुक्स वो जो होते हैं ऐसे के फॉर्म में होते हैं, ठीक है? तो उसमें क्या होता है कि जो रीडर होता है वो उतना एंगेज नहीं हो पाता है। उसको लगता है कि एक लेक्चर एक साइड से दिया जा रहा है और हम्म। जस्ट उससे उसको कुछ निकालना है, कुछ सीखना है। बट यहाँ पर मैंने इसको डिबेट के फॉर्म में रखा है, डायलॉग के फॉर्म में रखा है। क्या विज्ञान और आध्यात्मिकता वास्तव में साथ रह सकते हैं या एक को दूसरे के आगे झुकना ही पड़ेगा? इसमें देखिए साइंस का जो जैसे बात करूं तो साइंस जो होता है ना, साइंस तो एक फैक्ट पर बेस्ड होता है। मतलब फैक्ट और एविडेंस पर बात करते हैं। मतलब ये किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को प्रमोट तो नहीं करता। मतलब पुराना जो किसी एक साइंटिस्ट ने जो थ्योरी दिया है, जो दूसरा साइंटिस्ट आएगा उसको बिल्कुल भी उसको डिस्प्रूव कर सकता है और नया थ्योरी दे सकता है। योगी राम के सारे व्यूअर्स के लिए मैं एक बात करना चाहूंगा, जो भी लाइफ के मीनिंग के सर्च के बारे में या फिर डाउट एंड फेथ के बारे में कि Welcome to Yogi Ram Podcast. Today we have a very special guest with us, Abhishek Kumarji, an IIT Kharagpur alumnus with a master in physics and an MBA in finance and HR. Brings over 14 years of experience as an educator and thinker. His work bridges rational inquiries and spiritual reflection, invites reader to question, connect, and grow beyond boundaries. Recognized with nominations for the Legacy of Literature Award 2025 and the Rise Insight Award 2026, Abhishek Ji's thought provoking insights promise to inspire every listener on their own journey of belief, reason, and self discovery. Abhishek Kumarji is also an author of bestseller book Why We Believe. The book masterfully blends philosophy, science, and storytelling to explore timeless questions about God, consciousness, morality, and human search for meaning. Very warm welcome, Abhishek sir. आपका योगी राम पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू योगी जी, नमस्ते। एंड आप थैंक यू इसमें बुलाने के लिए, मुझे इस पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। और आपने काफी मेरा एक डिस्क्रिप्शन काफी अच्छा दिया और मुझे काफी अच्छा लगा आपने मुझे यहाँ पर बुलाया है। और मैं अपने बारे में इस पर पॉडकास्ट पर शेयर करने के लिए काफी उत्सुक हूँ। आप मुझसे प्लीज आप मुझसे क्वेश्चन पूछे और मैं आपका ऑनेस्टी से जवाब दूंगा। सर, टॉकिंग अबाउट योर बुक, आपकी किताब के बारे में, बीइंग एन ऑथर, सो व्हाट इंस्पायर यू टू राइट व्हाई वी बिलीव? व्हाट वाज देयर ए पर्टिकुलर इंसिडेंस और एन इनर जर्नी दैट स्पार्क? इसके बारे में बताइए सर, बुक के बारे में बताइए, क्या वो जर्नी थी, क्या पड़ाव आए, क्या क्या कठिनाइयां आई, और आपके बुक के बारे में क्या वो पॉइंट्स हैं, हाइलाइट्स हैं? ओके। सबसे पहले मैं अपने बुक के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूँ, बुक में है क्या। ठीक है, ये बुक जो मेरी वाई वी बिलीव जो बुक है, इसमें एक्चुअली मैंने एक स्टोरी लिखा है, एक फिलोसॉफिकल स्टोरी है इस बुक में। इसमें 5 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 5 स्टूडेंट्स हैं जिनके अलग अलग पर्सनैलिटीज हैं। पहला जो है एक रेशनल फिलोसफर है, दूसरा जो है वो एक स्पिरिचुअल सीकर है, तीसरा स्टूडेंट जो है वो एक एथिकल पर्सन है, चौथा स्टूडेंट जो है वो एक ऑब्जर्वर है, साइलेंट रहता है और चीजों को देखता है और चीजों को समझने का ट्राई करता है, और पांचवा जो है जस्ट एक कॉमिक की तरह है और उसको ज्यादा सीरियसनेस नहीं है इन सब चीजों के बारे में। अब ये 5 लोग जो हैं, ये पांचों आईआईटी में पढ़ते हैं। मैंने आईआईटी का एक बैकग्राउंड लिया है जिसमें कि पांचों स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। अब इन पांचों स्टूडेंट्स के लाइफ में कुछ कुछ घटनाएं होती हैं। अब इन घटनाओं के से निकल कर कई तरह के फिलोसॉफिकल चीजें आती हैं, जैसे कि गॉड होता है कि नहीं होता है, होता है तो किस तरीके का होता है, सोल के बारे में आती है, फ्री विल के बारे में आती है, नेचर ऑफ रियलिटी के बारे में आती है, लाइफ के पर्पस के बारे में। तो इन सब चीजों के बारे में चीजें आती हैं और इनको बिल्कुल स्टोरी के फॉर्म में मैंने लिखा है। अब आते हैं आपके सवाल पर। आपका जो क्वेश्चन था कि इसको ये इसके लिए मुझे इंस्पिरेशन कहीं से मिला या कैसे मैंने लिखना शुरू किया, तो पहली जो चीज है कि जब मैं आईआईटी में पढ़ रहा था
उस समय जो हम लोग का क्या होता था, डेली का जो लाइफ क्या होता था, हम लोग जैसे पढ़ाई करते थे, फिर शाम में जब हम लोग फ्री होते थे, तो हमारे बीच कुछ डिस्कशन होता था। तो डिस्कशन में जनरली जो चीज़ें घूम फिर कर कि हम क्यों करते हैं, क्या करते हैं, हमारे लाइफ का पर्पस क्या है, तो ये सब चीज़ें जो है हम लोग काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने लगते थे और अलग-अलग व्यू निकल कर आते थे। और इस बुक में जितने भी डिस्कशन दिए वो काफ़ी कुछ वो रियल जो डिस्कशंस थे हमारे बीच उनसे लिया हुआ है। कुछ इमेजिन्ड भी है बट मोस्टली रियल है। तो वहीं से मुझे मेन इंस्पिरेशन वहीं से मिला कि वो जो चीज़ें हम डिस्कस करते थे उसको लिखना चाहिए। उसके अलावे जो कुछ और चीज़ें आई हैं जैसे कि उस समय तो मैं काफ़ी यंग था बट उसके बाद मैं काफ़ी कुछ पढ़ा। साइंस तो चलो मैं फिजिक्स पढ़ाता है, फिजिक्स के अलावा बायो पढ़ा, साइकोलॉजी पढ़ा थोड़ा बहुत, थोड़ा फिलॉसफी पढ़ा। तो जब इन सब चीज़ों को पढ़ा तो मैं काफ़ी कुछ देखा कि जो हम लोग जो बिलीव करते हैं और जो नए-नए साइंस की डिस्कवरी होते हैं, उनमें काफ़ी कन्फ्लिक्टिंग चीज़ें आती हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल पुराने ज़माने में लोग जैसे मानते थे कि ग्रहण होता है, हमारे भी गाँव में दादा-दादी बताते थे कि ग्रहण में ये ग्रह आ जाता है, राहु केतु आता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। फिर हम लोग बहुत कुछ मानते भी हैं, ग्रहण में ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। फिर बाद में जब बुक्स में हमने पढ़ा, फिज़िक्स में मैं खुद पढ़ाता हूँ बच्चों को, देखते हैं कि हम लोग जैसे चाँद आ जाता है धरती और सूरज के बीच में तो सूर्य ग्रहण लग जाता है। धरती जब चाँद और सूर्य के बीच में आता है तो चंद्र ग्रहण लग जाता है। तो इस तरह का जब हम पढ़ते हैं फिर जो पुरानी चीज़ों को जब जोड़ते हैं तो एक कॉन्फ्लिक्ट आता है दोनों के बीच में। तो ये एक तो एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल हो गया बट इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बहुत ही कॉमन है। वो तो मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन ये ऐसा नहीं कि केवल मेरे साथ है। ये हर मैं किसी दूसरे-तीसरे से मिलता हूँ तो हर किसी के मन में कुछ ना कुछ ऐसा रहता है। तो उसी चीज़ को बस मैंने एक वॉइस दिया है, उसको जस्ट एक मैंने लिख के उसको एक बुक के फॉर्म में लिखा है और पढ़ने वाले को जब पढ़ेंगे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे उनका अपना अंदर का जो कॉन्फ्लिक्ट था वो यहाँ पर लिखा हुआ है। उसको रिज़ॉल्व करने का कोशिश किया, उस पर डिस्कशन किया गया है। तो यही इंस्पिरेशन जो है मुझे इन्हीं सब चीज़ों से मिला और इसी के लिए मैंने इस बुक को लिखा है। Great, sir. Great, sir. Sir, you had into teaching physics 14 years of experience. So वो साइंस इन्फ्लुएंस जैसा आपने अभी बताया और साइकोलॉजिकल टोन जो आई, इंक्लूडिंग दैट जैसा आपने अभी बताया कि आपकी जो बुक फॉर्मेट है दैट इज इनटू अ डायलॉग फॉर्मेट इंस्टेड ऑफ टिपिकल राइटिंग अ ट्रेडिशनल एसे और फिलोसॉफिकल थीसिस। तो सर इसके बारे में प्लीज बताइए और इट वो डायलॉग फॉर्मेट में रखने का क्या अहम कारण था? अच्छे हाँ, देखिए क्या होता है कि नॉर्मली जो फिलोसॉफी के बुक होते हैं, वो सारे बुक्स जो होते हैं वो मेजॉरिटी ऑफ द बुक्स वो जो होते हैं ऐसे के फॉर्म में होते हैं, ठीक है? तो उसमें क्या होता है कि जो रीडर होता है वो उतना एंगेज नहीं हो पाता है। उसको लगता है कि एक लेक्चर एक साइड से दिया जा रहा है और जस्ट उससे उसको कुछ निकालना है, कुछ सीखना है। बट यहाँ पर मैंने इसको डिबेट के फॉर्म में रखा है, डायलॉग के फॉर्म में रखा है, इसलिए क्योंकि अगर आइडियाज मान लीजिए काफी कंट्रोवर्शियल हैं या फिर डिबेटेबल टॉपिक्स हैं जैसे कि गॉड के एग्जिस्टेंस के बारे में, तो एक आस्तिक होगा, एक नास्तिक होगा। अब इसमें क्या हुआ कि अगर एक नास्तिक आदमी नास्तिक इंसान जो है अगर वो अपना लॉजिक केवल देते जाए तो ये बिल्कुल गलत होगा। इसका जो अपोजिंग है वो बिल्कुल साथ में होना चाहिए। तो दोनों लॉजिक जब एक के बाद एक आएंगे, एक दूसरे को काउंटर करेंगे, तभी चीजें जो है निकल कर आएंगी बाहर और लोगों को समझ में भी आएगा। तो इसलिए मैंने उसको जो है डायलॉग के फॉर्म में रखा है और ये डायलॉग के फॉर्म में रखना कोई नया चीज नहीं है। अगर हम देखें इंडिया का पुराना कल्चर्स में हम जाएं, हम देखें कि यहाँ के जो पुराने टेक्स्ट हैं तो काफी सारे उपनिषद हैं जैसे कि छांदोग्य उपनिषद है, कठोपनिषद है, गीता है। गीता तो खुद देखिए कृष्ण और अर्जुन के बीच में पूरा डायलॉग के फॉर्म में है। और फिर उसके बाद वेस्टर्न फिलॉसफी में जाएं तो वहां पर जो द रिपब्लिक लिखा हुआ है इनका, प्लेटो का लिखा हुआ है, वो भी पूरा डायलॉग के फॉर्म में है। तो फिलॉसफी जो है डायलॉग में लिखने से काफी अच्छा हो जाता है, इंगेजिंग होता है, समझने में आसान होता है, इसलिए मैंने उसको डायलॉग के फॉर्म में लिखा है। ओके, दूसरा क्वेश्चन शायद आपका ये था कि जो फिजिक्स जो मैं पढ़ा उससे किस तरह से लिंक्ड है ये, सही ना? हाँ, तो इसमें ये है कि देखिए इसमें जो मैंने चैप्टर्स लिखे हैं, इसमें चैप्टर्स जो मैंने लिखा, पहला जो चैप्टर लिखा है नेचर ऑफ रियलिटी। तो नेचर ऑफ रियलिटी का मतलब ये है कि इसमें अब जैसे हमारे चारों तरफ जो हम देखते हैं वर्ल्ड को, जैसे हम देख रहे हैं कि कोई कलर देखते हैं, जैसे लाल कलर है, पीला कलर है, इसका क्या मतलब है? ये सब कलर्स जो हैं हमें कैसे दिखाई पड़ते हैं?
या फिर हम चीजों को जो देखते हैं किस तरह से देखते हैं। तो ये फिजिक्स से काफी कुछ रिलेटेड है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ फर्स्ट चैप्टर में ही। अब जैसे मान लीजिए कलर की बात की जाए तो रेड कलर का वेवलेंथ ज्यादा होता है, ब्लू कलर का वेवलेंथ कम होता है। तो ये तो फिजिक्स का बात हो गया, बट हमें वो परसीव होता है, अलग अलग दिखाई पड़ता है ब्लू और रेड कलर। तो इन सब चीजों को साइंस से कैसे जोड़ा जाए, तो ये फिजिक्स का जो चीज है, स्टडी है, वो काफी हेल्पफुल हुआ है। केवल फिजिक्स का ही नहीं, अगर दूसरे टॉपिक्स का बात किया जाए, जैसे कि एक टॉपिक्स में है पर्पस ऑफ लाइफ करके, माने लाइफ का पर्पस क्या है। तो इसमें बायो का मैंने लिया हुआ है। जैसे बायोलॉजी में इवोल्यूशन होता है, उसमें हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग सीखते हैं कि लाइफ जो है उसका मेन पर्पस है रिप्रोडक्शन करना और लाइफ को आगे बढ़ाना, जीन को आगे बढ़ाना। तो उससे निकल कर आती बहुत सारी चीजें। तो केवल फिजिक्स से ही नहीं, बायो से भी निकल कर आया है, कुछ चीजें साइकोलॉजी से भी निकल कर आए हैं, रिलीजन से रिलेटेड बहुत सारे साइकोलॉजी से भी है। तो इन सब चीजों का इसमें आया है, इफेक्ट है। Sir, taking the next question, tough one. How much of the book reflects your own views versus those of the character जो आपने अभी बताए कैरेक्टर्स में ये हैं 4। सो सर इसके बारे में प्लीज बताएं। जी जी, हाँ, जो पांचों कैरेक्टर हैं, ऑल 5 कैरेक्टर्स आर माइन ओनली, मींस ऑल द कैरेक्टर्स आई हैव रिटन, बट कुछ कैरेक्टर्स के साथ मैं ज्यादा एग्री करता हूँ, कुछ कैरेक्टर्स के साथ कम एग्री करता हूँ। अब जैसे कुछ कैरेक्टर है, जैसे एक कैरेक्टर है इसमें सैम है, एक कैरेक्टर है अयान है, तो ये दोनों काफी लॉजिकल पर्सन है और रेशनल पर्सन है। तो इनसे अगर बात किया जाए तो काफी हद तक ये मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है, या मैं इनको रिप्रेजेंट कर सकता, ऐसा बोल सकते हैं, मतलब मैच करता है मुझसे। बट एक कैरेक्टर है माया, जो कि काफी धार्मिक किस्म की है। तो ऐसा नहीं है कि वो मुझे नहीं रिप्रेजेंट कर, उसका भी जो थॉट है वो मुझसे काफी कुछ मिलता जुलता, बट कॉम्पेरेटिवली कम मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो पांचों कैरेक्टर कुछ ना कुछ तो है जो मैं पहले सोचता था या अभी सोचता हूँ, या मतलब अलग अलग टाइम का जो मेरा पर्सनैलिटी उससे लिया हुआ चीज है। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं कि एक कैरेक्टर जो है मुझे पूरी तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा, मतलब मिला जुला है। इस तरह से मैं बोल सकता हूँ इसको। सर, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अक्सर कहते हैं कि किताब जवाब नहीं देती बल्कि सोचने के लिए प्रेरित करती है। सो यह आपके लिए कितना जरूरी क्यों था? ओके, हाँ, इस बुक में मैंने ऐसा बिल्कुल कहा है इसको कि इसको कोई एकदम सॉलिड कंक्लूजन ना निकले हर चैप्टर में, मतलब एक रिजिड आंसर ना हो कि ये सही है ये गलत है। अब जैसे कोई इंसान अगर आस्तिक है, बिल्कुल भगवान में बिलीव करता है, बहुत ही ज्यादा आत्मा में विश्वास करता है, कर्मा में विश्वास करता है, तो अगर ऐसा है तो मैंने ऐसा नहीं बोला कि ये सब एकदम सही है या फिर एकदम गलत है। ऐसा इसलिए क्योंकि हर तरह के व्यू के लोग होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, और हर तरह के व्यू के लोग जब एग्जिस्ट करते हैं तो हर किसी का अपना अपना मत होता है। अगर मैं किसी एक को बोलूं तो मतलब कि उसको प्रमोट करना हो जाएगा, और इस चीज को मैंने अवॉइड किया है, और हर तरह के लोगों को मैंने इसमें इंक्लूड करने का कोशिश किया। मैंने इस बुक में क्या किया कि मैंने कुछ सीन्स जैसे क्रिएट किए हैं, कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं। अब इससे होता क्या है कि वो इंसिडेंट्स हुए हैं, कुछ लॉजिक दिए गए हैं, हर तक 5 पर्सनैलिटीज है, सभी अपना अपना लॉजिक दे रहे हैं। अब इसके बेसिस पर ये रीडर पर है कि आप उससे क्या लर्न करते हैं, आप किसका साइड लेते हैं और क्या कंक्लूड करते हैं। मतलब इसमें मैंने केवल चीजों को सारी जैसे एक इस तरह से कोर्ट में होता है ना कि एक वकील है, 2 वकील हैं, 2 लॉयर्स हैं, दोनों ने अपने अपने आर्गुमेंट्स रख दिए, अब जज को डिसाइड करना क्या। तो जज यहाँ पर मैं नहीं, जज जो है रीडर खुद है, वो खुद डिसाइड करेगा कि उसको क्या सही है क्या गलत है। मैंने एक एडवोकेट की तरह हर पक्ष के हर आर्गुमेंट के एडवोकेट की तरह जैसे अलग अलग आर्गुमेंट्स मैंने आपके सामने रख दिए हैं। तो बुक में इस तरह से रखा गया और बिल्कुल रिजिड नहीं है, ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है, और जो पढ़ने वाला रीडर है वो डिसाइड करे कि आपको सही क्या लगता है। इसलिए मैंने इसको इस तरह से लिखा, कंक्लूजन मैंने नहीं ड्रॉ किया है रिजिड किसी भी चैप्टर में। सर, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, संवाद बहुत मानवीय लगे न कि एकेडमिक, जैसा आपने बोला, क्या ये बातचीत असल जीवन में या आपके अनुभव पर आधारित है? अच्छा, आपका क्वेश्चन शायद यह है कि जो डायलॉग्स हैं वो क्या असल जीवन पर आधारित है या फिर थोड़ा फिक्शनल है। हाँ, या आपके जीवन में ऐसी कुछ घटनाएं घटी और वो यू हैव इंटीग्रेटेड दैट थिंग इनटू द बुक। ओके ओके, ऐसा कोई सिंगल इंसिडेंट तो ऐसा कोई एक यूनिक एक सिंगल नहीं है, बट हाँ एक लंबे टाइम तक जैसे चीजें होती रही और धीरे धीरे ये एक्युमुलेट करता रहा, और धीरे धीरे टाइम के साथ मैं प्रोग्रेस किया हूँ और टाइम के साथ डेवलप किया, और उसके हिसाब से मैंने बुक लिखा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बता रहा हूँ, जब मैं यंग था, मान लीजिए
मैं जब स्कूल में पढ़ रहा था उस समय की बात करता हूँ, तो उस समय क्या था कि मैं जैसे भगवान का प्रे कर रहा हूँ, सब चीज में विश्वास करता हूँ, और जो फैमिलीज में मुझे वैल्यूज दिए गए हैं, जो भी सिखाया गया, वो सब सब मैं मानता हूँ, बिल्कुल बिना कॉन्फ्लिक्ट के मानता था। बट जैसे जैसे मैं आगे पढ़ने लगा चीजों को, साइंस पढ़ा, थोड़ा बहुत लॉजिक पढ़ा, तो अलग अलग चीजों को जो पढ़ा, तो मुझे लगा नहीं, वहां पर कुछ तो है गड़बड़, कुछ तो चीज है जो हमें नहीं पता है, कुछ हमें जानना चाहिए। फिर मैं अलग अलग बुक्स पढ़ा, तो फिर उससे क्या होता है कि कुछ चीजें लगा कि नहीं, ये गलत है, ये चीज आधा गलत है, आधा सही है। तो इस तरह से धीरे 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 मैं टाइम के साथ डेवलप किया। फिर उसके बाद और जब आगे बढ़ा, फिर मुझे लगने लगा नहीं, ये सब जब फिजिक्स में हम पढ़ते हैं, तो हम फिजिक्स में देखते हैं कि सारा दुनिया जो है एक पर्टिकुलर लॉ से चलता है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई मतलब भगवान है या नहीं है, मतलब ऐसा बहुत सारा चीज आता है बीच में, मतलब एक एक लॉ से सारा कुछ चल रहा है, कोई देखने वाला नहीं, सब कुछ अपने आप हो रहा है। फिर उसके बाद अगर आप हमारे लाइफ पर जाते हैं, बायोलॉजी पर थोड़ा सा फोकस करते हैं, तो फिर इवोल्यूशन थ्योरी है जो डार्विन का दिया हुआ, उससे अगर हम देखते हैं, तो उससे हमें ये राइट। पता चलता है कि हमारा लाइफ भी एक अपने आप एक फोर्स से चल रहा है, अपने आप फिल्टर हो रहा है, चीजें चल रही है अपने आप। लेकिन फिर जब हम और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये सब करने के बाद और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर लगता है कि क्या हम तो रोबोट तो नहीं है, हम तो मशीन नहीं है, मतलब हमारे अंदर तो इमोशंस भी होते हैं, बहुत सारे ऐसे डिसीजन होते हैं, थोड़ी है कि हम लॉजिक से ये सब कुछ देखते हैं, मतलब हम सारा कुछ लॉजिक से तो नहीं कर रहे हैं, बहुत कुछ हम ऐसे जो इलॉजिकल भी करते हैं, और इलॉजिकल करना गलत भी नहीं है, हम सब इंसान है, हम अपने अपने तरीके से इमोशंस से करते हैं। मतलब फिर ये सब चीज से निकल गया था कि हर चीज का एक अपना इंपॉर्टेंस है। इवन अगर आप किसी चीज में बिलीव करते हैं ब्लाइंडली, उसका भी एक अपना वैल्यू है, हर इंसान का अपना अपना सोचने का तरीका होता है। तो ये सब चीजों को जो है लेकर मैंने इस चीज को इसी हिसाब से मैंने डायलॉग्स को आगे बढ़ाया। ठीक 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 सर, ठीक सर। सर इसी कंटेक्स्ट में मैं और एक टेक्निकल सवाल और एक टफ सवाल पूछना चाहूंगा। विच डायलॉग्स ऑन गॉड, सोल, कर्मा और फ्री विल वाज द हार्डेस्ट टू राइट इमोशनली और इंटेलेक्चुअली? कौन सा संवाद था वो? ईश्वर, आत्मा, कर्म की बात करूं या स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल की बात करूं, लिखना सबसे मुश्किल था? इसमें मुझे सबसे मुश्किल जो लगा लिखने में, फ्री विल के बारे में लिखना सबसे मुश्किल था मेरे लिए। इसलिए ऐसा मुश्किल था क्योंकि जैसे गॉड की अगर बात करें, तो गॉड के बारे में तो मतलब दो अपोजिट व्यू होते हैं, या तो एक इंसान आस्तिक होगा या नास्तिक होगा, तो या फिर बीच में कहीं होगा, मतलब इसी पर दो धुरी के बीच वो ऑसिलेशन होगा, मतलब इसी के बीच पूरा डायलॉग चलता रहेगा। सोल में भी मोर और लेस वैसे ही है। कर्मा के बारे में जो है, कर्मा में भी थोड़ा बहुत है कि कुछ लोग कर्मा में विश्वास करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, कुछ लोग उसका रियल क्या बोलते हैं, फिजिकल वर्ल्ड में उसका इम्प्लीकेशन देखते हैं कर्मा का। कुछ लोग है जो मानते हैं कि कॉस्मिक जस्टिस कुछ है, उस हिसाब से कर्मा को देखते हैं। और जो लाइफ के बारे में, जो पर्पस ऑफ लाइफ के बारे में है, तो उसमें तो काफी इजी था, लेकिन फ्री विल के बारे में जो मैं बताऊंगा, उसमें क्या है कि बहुत सारे एस्पेक्ट हैं फ्री विल में। जैसे देखें कि एक तो है कि साइंटिफिक वे में अगर देखा जाए, तो जैसे फिजिक्स में अगर हम देखें, तो एक डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम होता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट को इधर हमने थ्रो किया है, तो कुछ देर के बाद वो दूसरे जगह पहुंच जाएगा, और दूसरे जगह पहुंचेगा तो तीसरे ऑब्जेक्ट को वो पुश करेगा और ले जाएगा। तो मतलब पूरा यूनिवर्स एक लॉ के हिसाब से चल रहा है। तो जब वो लॉ के हिसाब से चल रहा है, हमारे दिमाग में जो सारे जो केमिकल्स मूव कर रहे हैं, न्यूरॉन फायरिंग हो रहे हैं, सारे डिसीजन जो हम ले रहे हैं, वो भी एक फिक्स्ड लॉ से चल रहे हैं। तो फिर तो हम फ्री विल हमारे पास है ही नहीं। ये तो एक साइंटिफिक तरीके से हो गया। फिर इसमें भी फिर क्वांटम इनडिटर्मिनेसी आ जाता है, तो ये सब साइंस के हिसाब से हो गया। लेकिन फिर एक दूसरा एस्पेक्ट भी है इसका फ्री विल का, कि सोशल के हिसाब से। अब जैसे कि देखा जाता है इस तरीके से कि मान लीजिए कोई एक पर्सन है, वो एक बहुत अंडर प्रिविलेज्ड फैमिली में बड़ा हुआ है, और एक है जो प्रिविलेज्ड फैमिली में बड़ा हुआ है, और उसने कुछ कुछ अलग अलग काम किए, दोनों अलग अलग तरीके से ग्रो कर रहे हैं। तो जो अंडर प्रिविलेज्ड फैमिली, उसके पास तो था ही नहीं कुछ फैसिलिटी, वो तो फ्री विल उसका मैटर ही नहीं करता है। आपको तो पहले से आपने जन्म ही लिया ऐसे फैमिली में जिसमें कि आपको फैसिलिटीज नहीं दी, तो ये एक सोशल एस्पेक्ट हो गया फ्री विल का। फिर उसके बाद और भी इसके एस्पेक्ट है कि जैसे अगर रिलीजियस में थोड़ा सा जाए, तो उसमें बोलते हैं, क्रिश्चियनिटी में जैसे बोलते हैं कि गॉड ने हमें बनाया है, और सब कुछ क्रिश्चियनिटी में, हिंदू में भी बोलते हैं कि गॉड ने हमें बनाया, सब कुछ भगवान के हिसाब से होता है, मतलब एक पत्ता भी नहीं हिलता ऊपर वाले की मर्जी से, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, तो ठीक है, अगर ऐसा बोला जाता है, अगर एक पत्ता भी नहीं हिलता है, तो
हम कुछ करते हैं या नहीं करते उससे तो वो भी तो भगवान ही डिसाइड कर रहा है। तो हमारे करने कुछ नहीं करने का मतलब कि फिर क्या बचा? तो फिर जो क्राइम करता है कोई क्रिमिनल, उसको फिर सजा भी नहीं देना चाहिए, वो भी तो भगवान ने ही डिसाइड किया। तो ऐसे बहुत सारे इसमें फिर डायमेंशन आ जाते हैं। तो फ्री विल लिखने में मुझे इसलिए काफी दिक्कत हो रहा था। मतलब उसमें मल्टीपल डायमेंशन, मतलब साइंटिफिक वे में कुछ अलग तरीका चल रहा है, अगर आप रिलीजियस व्यू में जाए तो कुछ अलग तरीका चल रहा है, फिर अगर सोशल हिसाब से देखें तो फिर कुछ चल रहा है। तो ये सब था उसमें। सर, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत सारे आपके रीडर्स ने ये सवाल पूछा है, एंड अगेन मैं चाहता हूं कि जो भी अपने व्यूअर्स हैं, योगी राम के व्यूअर्स हैं, उनको भी ये जवाब मिले, उन्होंने भी बुक जो पढ़ी उनको भी ये जवाब मिले। द बुक अवॉइड्स मेकिंग ए कैरेक्टर विन, वाज दैट ए कॉन्शियस चॉइस? किताब में कोई किरदार जीतता नहीं है, क्या ये सोच समझकर किया गया फैसला था? सर, इसके बारे में प्लीज बताएं। यस यस, इट वाज ए कॉन्शियस चॉइस, यस। और थोड़ा सा लास्ट क्वेश्चन में भी शायद थोड़ा सा इसका डिस्कशन था, हल्का सा लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन विन कर, मैं उसको विन करवाऊं स्टोरी। मतलब ये रीडर के ऊपर है कि रीडर क्या चाहते हैं, रीडर क्या कंक्लूजन निकालते हैं। तो इसलिए मैंने बिल्कुल सोच समझकर ऐसा लिखा है कि किसी एक को मैंने जिताया नहीं है। लिखते समय थोड़ा सा इंक्लिनेशन हो गया होगा किसी एक की तरफ, ये हो सकता है, क्योंकि मेरा भी अपना पर्सनल बायस है, मैंने अपने हिसाब से लिखा है, तो थोड़ा सा हो सकता है। बट मैंने पूरा तरह से ट्राई किया है कि कोई एक को जिताया ना जाए, किसी एक को विनर ना बनाया जाए, बल्कि जितने भी इसमें जो अलग अलग व्यूज हैं, अलग अलग जो पर्सनैलिटीज हैं, वो सभी के व्यूज को वैल्यू मिले। तो इसलिए मैंने सभी के आर्गुमेंट्स को कोशिश किया है कि ज्यादा से ज्यादा ऑनेस्टली रखा जाए, बिल्कुल ऑनेस्टी से रखा जाए। और फिर जो कंक्लूजन निकालना है वो रीडर खुद अपने लिए निकाले, वो अपने रिफ्लेक्ट करे उन आइडियाज पर, और फिर वो खुद से वो अपने सोचे कि क्या सही है क्या गलत। Why do you think debates between faith and reason are especially relevant to young people today? आपके मुताबिक आज के युवाओं के लिए विश्वास और तर्क का विवाद इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ओके, हाँ, इसका आंसर देखिए, मैं देना चाहूंगा क्या इसका आंसर होना चाहिए। एक्चुअली आज के युवा को अगर देखें और पुरानी पीढ़ी को हम लोग कंपेयर करें, या और पहले की पीढ़ी का, तो पहले क्या होता था कि लोगों को जो पढ़ाया जाता था बुक्स में, वो जो पढ़ा दिया गया, बुक में जो बता दिया गया उतना पढ़ लिए। नैतिक शिक्षा के बुक हो गया, धर्म के बुक हो गया, या फिर जो टेक्स्ट बुक है स्कूल के, वो सब जो पढ़ाया गया उतना उन्होंने सीखा। अभी क्या हो रहा है कि उतना तो उन्होंने सीखा, उसके अलावे अभी पूरा इंफॉर्मेशन का, नॉलेज का फ्री एक्सेस है सभी को, इंटरनेट है, दुनिया भर का नॉलेज पड़ा हुआ है सभी के पास। तो सब क्या करते हैं कि आप अपने देश के तो चीजों को पढ़े, फिर अपने दूसरे देश की चीजों को पढ़ा, दूसरे धर्मों की चीजों को पढ़ा, फिर साइंस जो आपने जो स्कूलों में पढ़ा है, उसके अलावा खुद से आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से बहुत कुछ आपने पढ़ा। तो अब इससे क्या होता है कि अब और नया नया चेंजेस भी बहुत फास्ट हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो पुराने जमाने में जो लोग थे, उनके पास जो सोच था एक लिमिटेड दायरे में था, कि जितना आपको बताया गया उतना था, थोड़ा बहुत जो कुछ लोग अपने से एफर्ट लेके जो पढ़े। बट अभी के टाइम में कि हर किसी के पास ये चीज है, तो क्या हो रहा है ना कि आपने जो सीखा अपने जगह पर, अपने देश में, अपने कल्चर में, फिर दूसरे कल्चर में कुछ और आपने सीखा। तो इससे क्या होता है, काफी कुछ कंफ्लिक्टिंग आइडियाज आपके दिमाग में डेवलप करते हैं। फिर साइंस के नए नए डिस्कवरीज हर दिन हो रहे हैं, जो बहुत सारे पुराने आइडियाज को कंफ्लिक्ट करते हैं। तो यंग जनरेशन के लिए ये जो इस तरह का जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, जो फेथ का, डाउट का कॉन्फ्लिक्ट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ज्यादा है उनके लाइफ में। मतलब हर दिन वो कुछ ना कुछ नया चीज देख रहे हैं, कुछ नया चीज, जो पुराने आइडियाज है उनको तोड़कर कुछ ना कुछ नया आ जा रहा है। तो ये चीज जो यंग जनरेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो आता है। पुराने जनरेशन में शायद इतना नहीं था, हमारे पेरेंट्स या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो थे, उनको जो बताया जाता था तो वहीं तक वो थे, और थोड़ा बहुत जो कुछ लोग जानते होंगे। तो लेकिन यंग माइंड्स के लिए काफी ज्यादा है अभी, मतलब उनको जो है हर दिन कुछ ना कुछ तो नया मिल ही जाता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बुक जो है उस हिसाब से काफी इम्पोर्टेंट है, काफी मतलब यंग जनरेशन को पढ़ना चाहिए बुक, और काफी उनको कुछ इससे हेल्प मिलेगा, उनको काफी कुछ लगेगा कि शायद ये उनका ही वॉइस है इस बुक। सर, इसमें मैं थोड़ा सा और ही जोड़ना चाहूंगा आपके आंसर में एक क्वेश्चन के साथ। इन दिस एज ऑफ पोलराइजेशन, रिलीजियस, पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल, व्हाट मैसेज डज व्हाई वी बिलीव गिव टू रीडर? ओके, हाँ, अभी तो जैसे देखिए अभी क्या है कि चूंकि पूरा वर्ल्ड जो है अभी तो पूरा ग्लोबलाइजेशन हो गया, सबके पास हर तरह का इंफॉर्मेशन है, हर तरह का चीज है। तो इसमें एक ये भी चीज देखा गया है कि अब इतने सारे अब जैसे मान लीजिए इंडिया की बात की जाए, तो इंडिया में हमारा एक कल्चर काफी अच्छा डेवलप किया हुआ है, काफी पुराना है, काफी एंशिएंट है, बहुत ही बढ़िया कल्चर। अब इसी तरफ चाइना का देखें तो चाइना का भी एक अपना कल्चर काफी एंशिएंट है, फिर यूरोप का भी अपना है।
तो अब क्या होता है कि जब सब मिक्स होने लगते हैं ना, तो एक लोगों को थोड़ा सा डर भी हो जाता है कि कहीं दूसरा जो कल्चर है वो कहीं हमारे कल्चर को ओवर पावर ना कर जाए, हमारे आइडियोलॉजी को ओवर पावर ना कर जाए। तो थोड़ा सा डिफेंस जो थॉट होता है वो क्रिएट होना शुरू हो जाता है, और इसी वजह से पोलराइजेशन शुरू हो जाता है। लोग अपने अपने कल्चर्स को, अपने आइडियोलॉजी को और प्रोटेक्ट करना शुरू कर देते। तो इससे जो होता है एक पोलराइजेशन शुरू हो जाता है। मतलब हर आइडियोलॉजी, अब जैसे क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, तो दोनों आइडियोलॉजी जो अपने अपने को प्रोटेक्ट करने का ट्राई करेंगे। तो इस तरह की चीजें हो रही है। अब इस बुक का उससे क्या लेना देना है, किस तरह से रिलेटेड है। अब इस बुक में मैंने क्या किया है कि मैंने कोई पर्टिकुलर धर्म को तो ऐसे लेकर नहीं लिखा है, एक जनरल लिखा हुआ है, थोड़ा सा एक फिलोसॉफी के हिसाब से लिखा हुआ है। लेकिन इसमें मैंने पोलराइजेशन को बिल्कुल ही एकदम एकदम दूर करने का कोशिश किया। मतलब मैंने सारे आइडियाज को साथ में रखे। ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर आइडिया को मैं प्रमोट कर रहा हूँ, दूसरे को डिस्करेज कर रहा हूँ, सभी को रखा है, और सभी को एक दूसरे के साथ डिस्कशन चल रहा है, डिबेट चल रहा है। और फिर यूजर पर, जो रीडर है, रीडर पर यह चीज है कि वो उससे क्या कंक्लूड करते हैं, उनको क्या लगता है। अगर वो थोड़ा सा पोलराइजेशन से, जो पोलराइज, अगर मान लीजिए उनका माइंड पोलराइज्ड हो गया है इस तरह से आइडियोलॉजी से, अगर वो पोलराइजेशन से हटकर थोड़ा सा लिबरल हो जाते हैं, तो ये भी एक मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा कि मेरे बुक ने इस तरह का एक माहौल क्रिएट किया जिससे लोग पोलराइज ना होकर थोड़ा लिबरल हो। तो इस हिसाब से बुक मैंने लिखा है थोड़ा सा लेकर। दैट इज द गुड थिंग सर, वसुदेव कुटुंबकम अपन बोलते ही हैं, एंड यस दैट थॉट हैज टू बी टेकन इनटू अकाउंट। सर इसमें थोड़ा सा और मैं डीप में पूछना चाहूंगा, यू आर टॉकिंग अबाउट साइंस, यू आर टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी, सो डू यू थिंक साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी कैन एवर ट्रूली कोएग्जिस्ट और मस्ट वन ईड टू द अदर? या मैं इसको हिंदी में फिर से पूछना चाहूंगा, क्या विज्ञान और आध्यात्मिकता वास्तव में साथ रह सकते हैं या एक को दूसरे के आगे झुकना ही पड़ेगा? इसमें देखिए, साइंस का जो जैसे बात करूं तो साइंस जो होता है ना, साइंस तो एक फैक्ट पर बेस्ड होता है। मतलब फैक्ट और एविडेंस पर बात करते हैं। मतलब ये किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को प्रमोट तो नहीं करता। मतलब पुराना जो किसी एक साइंटिस्ट ने जो थ्योरी दिया है, जो दूसरा साइंटिस्ट आएगा उसको बिल्कुल भी उसको डिस्प्रूव कर सकता है और नया थ्योरी दे सकता है। जैसे न्यूटन का जो थ्योरी था काफी फेमस था, उसको आइंस्टीन ने चैलेंज किया, और इस तरह से चलता रहता। साइंस का तो मतलब तरीका ही है। अब जब स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, तो स्पिरिचुअलिटी में हमें इस तरह सोचना पड़ेगा, स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली एक वेल डिफाइंड, हम किस तरह से डिफाइन करते हैं उस पर डिपेंड करता है। अब जैसे मैं कई लोगों से बात किया, मैंने कई दोस्त हैं जो अलग अलग तरीके से धर्म को लेते हैं। तो कुछ लोग जो है रिचुअल्स जो होता है उसको स्पिरिचुअलिटी मानते, ठीक है। तो यहाँ पर अगर रिचुअल्स को स्पिरिचुअलिटी मानते हैं तो ऑब्वियसली रिचुअल्स वो करते हैं, उससे काफी कुछ अच्छा होता है, काफी कुछ अगर अच्छे रिचुअल्स हैं, लोग कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ, सब साथ में पूजा करते हैं, तो काफी कुछ एक बिलोंगिंगनेस का एक फीलिंग आता है। बट कुछ रिचुअल्स ऐसे भी होते हैं जिससे कुछ मतलब हम थोड़ा सा ऐसा भी सोच सकते हैं कि वो मॉडर्न साइंटिफिक नहीं है, थोड़ा सा अनसाइंटिफिक है। तो वैसे रिचुअल्स भी सुधार भी हुए हैं पास्ट में, ठीक है, तो वो सब भी है। तो रिचुअल्स को कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी मानते हैं, तो वहां पर ही है। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा अलग मानते हैं स्पिरिचुअलिटी को। जैसे कुछ लोग योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, इस चीज को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ते हैं। तो यहाँ पर फिर भी वो थोड़ा सा क्या है कि वो एक रिचुअल से जुड़ा हुआ नहीं है। तो योगा मेडिटेशन का एक अपना बेनिफिट है, तो ये तो साइंस के अकॉर्डिंग हो गया, साइंस पूरा उसको सपोर्ट कर रहा है उस चीज को। फिर उसके बाद आप थोड़ा और डीप में जाएं तो स्पिरिचुअलिटी कुछ लोग ऐसे डिफाइन करते हैं कि जो एग्जिस्टेंस है, जो रियलिटी है, उसके साथ पूरा सिंक्रोनाइज होकर खुशी खुशी रहना, हैप्पीली रहना, इस चीज से करते हैं। तो साइंस तो हमेशा से डेवलप करता रहा है और ह्यूमन के वेल बीइंग के लिए करता रहा है। तो अगर आप उसका यूज करते हैं, उसको उसका बेनिफिट लेते हैं, जैसे योगा भी एक तरह का साइंस है, ठीक है, मेडिटेशन भी एक तरह का साइंस है, तो इसका अगर आप बेनिफिट लेने का ट्राई करते हैं तो बिल्कुल ये आपके स्पिरिचुअल लाइफ को बिल्कुल अच्छा करेगा। तो ये एक्चुअली डिपेंड करता है, दोनों साथ में चल सकते हैं कि अपोजिंग है, ये एक्चुअली इस पर डिपेंड करता है कि आप स्पिरिचुअलिटी को किस तरह से डिफाइन करते हैं, किस तरह से लेते हैं। तो ये पर्सन टू पर्सन है, इसका यस और नो में ऐसा आंसर नहीं है इस चीज का। टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन, माय फेवरेट वन, मैं बहुत टाइम से पूछना चाह रहा था आपसे। सो हाउ हैज द रिस्पांस बीन फ्रॉम रीडर्स ऑफ डिफरेंट बिलीफ सिस्टम? एनी सरप्राइजिंग रिएक्शन? विभिन्न विश्वास प्रणाली वाले पाठकों की प्रतिक्रिया कैसी रही आपके बुक के प्रति, और क्या कोई चौंकाने वाली प्रतिक्रिया मिली? वो क्या प्रतिक्रिया थी सर, इसके बारे में प्लीज बताइए। ओके, ऐसी चौंकाने वाली तो बहुत ज्यादा नहीं थी, बट जो मुझे रिस्पॉन्सेज मिले उसके बारे में मैं थोड़ा बताता हूँ।
रिस्पॉन्सेज जो मैंने सोचे थे उससे काफी अच्छे रिस्पॉन्सेज एक्चुअली मुझे मिले। जो रिव्यूज हैं, जो अमेजन पर रिव्यूज पड़े हुए हैं, इंस्टाग्राम पर बुक्स के बहुत सारे रिव्यूअर लोगों ने मेरे बुक को रिव्यू किया है, तो वो काफी मुझे अच्छा लगा। मतलब मैंने उतना सोचा नहीं था कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा इसका। मतलब रिव्यूअर ने काफी इसका तारीफ किया है। जो 2-3 जो इंपॉर्टेंट जो मुझे ध्यान में अभी मैं बताता हूँ। लोगों ने बोला है कि बुक काफी सिंपल वे में लिखा हो, मतलब डे टू डे जैसे 5 फ्रेंड है, वो आपस में बात कर रहे हैं, रात को बैठे हुए हैं, लाइब्रेरी में बात कर रहे हैं, कुछ उनका एग्जाम में कुछ गड़बड़ हो गया उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो इस तरह से उनकी बातें इस तरह से चल रही, काफी कॉमन बात है। बट उसी के बीच में भूख लग रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं, कुछ अच्छा खाने के बारे में बात कर रहे हैं। अब उसके बीच में ही जो टॉपिक्स है वो काफी फिलोसॉफिकल और डीपली फिलोसॉफिकल टॉपिक्स निकल रहे हैं। और फिर उसके बाद जो इतना सिंपल वे में इतना डीप डिस्कशन जो है वो कभी ऐसा रीडर्स ने ऐसा पढ़ा नहीं, इस तरह से लिखा उन्होंने ऐसा मेंशन किया है बहुत सारे रीडर्स ने कि इतना डेप्थ में इतना सिंपल लैंग्वेज में मैंने आज तक कोई बुक में नहीं पढ़ा, ऐसा बहुत सारे रीडर्स ने लिखा। तो मुझे काफी अच्छा लगा इस चीज को सुनकर। और अगर अलग अलग बिलीफ सिस्टम की बात करें तो मुझे लगता है कि जितने लोगों ने रिव्यू किया पर्सनली, तो मैं एक एक को नहीं जानता हूँ कि कौन किस तरह से सोच रखते हैं, बट इतने लोगों ने रिव्यू किया तो बहुत सारे ऐसे होंगे जो काफी रेशनल टाइप के होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जो बहुत स्पिरिचुअल होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जो रिलीजियस होंगे, बहुत सारे मतलब अलग अलग तरह के लोग होंगे, और अलग अलग धर्मों के भी है, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, क्रिश्चियन भी है, कई तरह के लोगों ने उसको रिव्यू किया है। ठीक है, तो ये सब तो है ही। तो इसमें तो मुझे मतलब कुछ अलग नहीं लगा, सभी का रिस्पॉन्स ऑलमोस्ट थोड़ा सिमिलर था। एक मेरे फ्रेंड ने जो मेरे जान पहचान, उसका रिस्पॉन्स मैं थोड़ा बताना चाहूंगा। उसने जब बुक पढ़ा तो थोड़ा सा उसको था कि जो स्पिरिचुअल वाले को मैंने थोड़ा वीक बनाया है, उसका ऐसा कहना था। बोला था थोड़ा और स्ट्रांग उसको देना था लॉजिक। तो एक्चुअली मैंने अपने साइड से पूरा ट्राई किया कि सारे जो पक्ष हैं सबको बैलेंस करके रखूं, बट ऑब्वियसली लिखने वाले का थोड़ा सा तो उसमें चला जाता है, कुछ तो एसेंस उसमें आ ही जाता है, एक तरह थोड़ा ना इंक्लाइन हो जाता है। तो इसके लिए मैंने उसको बोला भी कि मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि आप तुमको जो भी लग रहा है जो मैंने जो लिखा है उसके लॉजिक के अगेंस्ट में, आप उसका मुझे दो, मैं उसको इंक्लूड करूंगा बुक में। और मैं आगे के रीडर्स को भी ये इनवाइट करता हूँ कि अगर आपको मेरे बुक में कुछ भी ऐसा लगता है कि नहीं ये सही नहीं है, या फिर ये लॉजिक के अगेंस्ट में दूसरा लॉजिक दिया जा सकता है जो इससे स्ट्रांग है, जो मैंने नहीं दिया है, मुझसे छूट गया है, वो जरूर आपको देना चाहिए। और रीडर्स जो है मुझे अगर देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी उसको इंक्लूड करने में इसके नेक्स्ट एडिशन में। Great, great. Sir, talking about more about book and philosophical inquiry. So, in the book, the discussion of reality starts with the metaphor of Sam's color blindness. ऐसा बुक में रीडर्स पढ़ते हैं. So, what does this say about individual perception? सर, इसके बारे में प्लीज बताइए. ओके, एक्चुअली मैंने कलर ब्लाइंडनेस को इसलिए लिया ना, क्या इसको एज ए फर्स्ट चैप्टर में नेचर ऑफ रियलिटी को समझाने के लिए, क्योंकि ये काफी इजी है समझना कि एक इंसान ऐसा है जिसको कलर दिखाई नहीं पड़ता, ठीक है, और बाकी लोगों को कलर दिखाई पड़ता है। तो उसको कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे ट्रैफिक उसको पार करना है उस इंसान को, तो ग्रीन रेड जो है उसको पता नहीं चल रहा है, तो उसके लाइफ में देखिए कितना दिक्कत है। मतलब कोई इसको बेवकूफ बोल सकता है, कोई इसको कुछ बोल सकता है कि भाई इसको ट्रैफिक पार करने में इसको इतना डर लगता है, इतना डरता है, इतना बेवकूफ, समझ रहे हैं। तो इस तरह का बात होता है। तो लेकिन वो इंसान के हिसाब से सोचिए, उसको कलर दिख नहीं रहा है। फिर उसके बाद फैशन का उसको सेंस, ऑब्वियसली जब उसको कलर नहीं दिख रहा है तो फैशन का सेंस उसको उतना नहीं होगा जितना कि जिसको कलर दिख रहा है। तो उसको लोग ऐसा बोल सकते हैं कि उसको फैशन का सेंस नहीं है, ये इंसान को क्या कपड़े पहनने का तरीका नहीं है, तो बहुत कुछ बोल सकते हैं। तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल है समझाने के लिए, इसलिए मैंने इसको लिखा है, काफी इजी है इस चीज को समझना लोगों के लिए, ठीक है। तो इससे जो है ये जो कलर ब्लाइंडनेस है, इससे पता चलता है कि रियलिटी जो है वो हर इंसान के लिए अलग अलग है। मतलब हमें समझ में नहीं आया कि दूसरे इंसान को क्या दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल, चलो कलर ब्लाइंडनेस तो चलिए एक हो गया, एक दूसरा मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको ब्लू कलर पसंद, ठीक है, कुछ लोग हैं जिनको रेड कलर पसंद। अब एक को ब्लू पसंद है और एक को रेड पसंद है, लेकिन मुझे जैसे जो रेड दिख रहा है और आपको जो रेड दिख रहा है, वो मैं कभी नहीं जान सकता हूँ कि आपको रेड कैसा दिख रहा है, क्योंकि जो रेड मैं देख पा रहा हूँ वो केवल मैं ही जान सकता हूँ कि मुझे रेड क्या दिख रहा है। हो सकता है मुझे जैसा ब्लू दिखाई पड़ रहा है वैसा आपको रेड दिख रहा होगा, ऐसा हो सकता है। हमें ये कभी नहीं पता चल पाएगा कि दूसरे इंसान को, सामने वाले इंसान को मुझे जो परसीव हो रहा है वो दूसरे को क्या परसीव हो रहा है, कभी नहीं पता चल पाएगा हमें। वो हमें अपना पर्सनली होता है वो परसेप्शन, ठीक है। तो इसलिए जो रियलिटी है, जो हमारे चारों तरफ जो दुनिया है, वो हर इंसान जो होता है अलग अलग तरीके से देख सकता है। हर इंसान के लिए अलग अलग
हो सकता है रियलिटी। अब ये किस हद तक अलग है ये कभी पता ही नहीं चल पाएगा। अब जैसे बोलते हैं फॉर एग्जांपल, जैसे डॉग्स के बारे में बोला जाता है, कुत्तों के बारे में बोला जाता है कि उनको कलर हमारी तरह नहीं दिखाई पड़ता, उनका कलर जो होता है ना पूरा ब्लैक एंड व्हाइट और थोड़ा बहुत ग्रे शेड्स में होता है, ग्रे और येलो शेड ऐसे होता है, ठीक है। हमारी तरह वो कलरफुल बिल्कुल एकदम अलग अलग कलर्स इतना तरीके से नहीं देख पाते हैं, तो फिर हमें समझ में नहीं आएगा कभी कि उनको कैसा वर्ल्ड दिखता है। तो इसी तरह का बात है, तो उसको समझाने के लिए मैंने नेचर ऑफ रियलिटी में कलर को लिया है, ठीक है। और इससे काफी कुछ क्लियर भी हो जाता है। मैंने लोग काफी इस चीज के लिए काफी तारीफ भी की, जो लोग पढ़े हैं काफी उनको अच्छा लगा इस चैप्टर को। सर, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, किताब में दार्शनिक तर्कों के आधार पर जीवन का अर्थ आप कैसे परिभाषित करते हैं, इसके बारे में? हाँ, ओके। जीवन का अर्थ जो है या फिर मीनिंग ऑफ लाइफ जो है ये क्या होता है एक्चुअली, इसमें जैसे मैं एक एग्जांपल से बात करता हूँ। जैसे एक स्टूडेंट है, मान लीजिए एक बच्चा है, मान लीजिए 7-8 क्लास में पढ़ता है, तो उसको कुछ होमवर्क दिया जाता है, तो उसके लिए अभी क्या है पर्पस, उसके लिए क्या है काम, उसके लिए पर्पस है उस होमवर्क को पूरा करके ले जाना, ठीक है। बट वो होमवर्क क्यों कर रहा है एक्चुअली, वो क्यों डेली क्लास वर्क के होमवर्क कर रहा है, फाइनली उसको फाइनल एग्जाम में पास करना है, पास करके नेक्स्ट ईयर वो नेक्स्ट एडमिशन, ठीक है, ये भी सही है। अब वो उसको पास भी क्यों करना है, अगर देखा जाए उसको नेक्स्ट ईयर क्यों जाना है, क्यों पास करना है, तो उसको क्या है कि उसको पढ़कर एक अच्छा एक डिग्री लेना है, उसको पढ़कर आगे जाना, कुछ उसको एक करियर बनाना है, ठीक है। और थोड़ा डीपर जाए तो करियर भी उसको क्यों बनाना है, क्यों डिग्री लेना है, ये सब की जरूरत ही क्या है। तो फाइनली जो है फिर उसको डिग्री लेना है, फिर फाइनली उसको एक शादी करना होगा, एक फैमिली बनाना होगा, फिर उसके बच्चे होंगे, फिर फैमिली को आगे बढ़ा के जैसे जिस तरह से उसके माँ बाप ने उसको दुनिया में लाया उस तरह से वो भी एक फैमिली बनाएगा और उसके भी बच्चे होंगे, उसकी फैमिली भी, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चीज है ना, फाइनली जो ये लाइफ का अर्थ है, जो लाइफ का मीनिंग है, वो यहीं पर आकर रुकता है कि आपके लाइफ का जो पर्पस होता है वो एक फैमिली बनाना प्लस आपको एक लाइफ पार्टनर खोजना, एक फैमिली बनाना और एक लाइफ को कंटिन्यू करना, जैसे कि ये पहले से बिलियंस ऑफ ईयर से होता आ रहा है, उस चीज को कंटिन्यू करना। आप इसको भगवान की सृष्टि बोल ले, उसको बढ़ाना, या फिर एवोल्यूशन है उसको आगे कंटिन्यू करना। तो इस ये जो चीज है ये लाइफ का पर्पस मैं मानता हूँ, और इसी के लिए सारी चीजें बनी है। मतलब जितना भी हम दुनिया में जितने भी चीजें करते हैं ना, जितने भी आप जैसे हम अभी सामने आमने सामने बैठकर बात कर रहे हैं, जो भी चीजें होती है वो सब इसी को लेकर इसी को लेकर चला होता है, ठीक है। तो यही है मेरा व्यू इस बारे में। So, moving to the next question, why IIT hostel life? Why did you choose IIT hostel life as the setting for these dialogues? इसके पीछे की क्या सर, क्या हिस्ट्री है, क्या वो की पॉइंट है? ओके। हाँ, मैंने IIT हॉस्टल लाइफ क्यों लिया इसका, देखिए सबसे पहले तो मैंने जो बुक लिखा ये यंग स्टूडेंट्स के लिए लिखा। यंग स्टूडेंट्स जो होते हैं काफी क्यूरियस होते हैं, वो काफी कुछ जानना चाहते हैं, तो उनको टारगेट लेकर लिखा। अब यंग स्टूडेंट्स में आप तो मतलब ये काफी सभी लोगों को पता रहता है कि नॉर्मली अब देखिए इंजीनियर्स हमारे देश में काफी बनते हैं, ठीक है, काफी ज्यादा इंजीनियर्स हैं। अब इंजीनियर्स हैं तो उसमें IIT तो टॉप इंस्टीट्यूट है, ठीक है। तो इसलिए मैंने IIT को टारगेट किया, IIT के हिसाब से मैंने लिया ताकि ये सभी लोग उससे कनेक्ट कर पाए। एक तो यंग स्टूडेंट हो, तो मान ले जो इंजीनियर नहीं भी है, मान लो मेडिकल में मान लो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कुछ और कॉलेज पढ़ रहे हैं, आर्ट्स पढ़ रहे हैं, कॉमर्स पढ़ रहे हैं, वो भी किसी न किसी तरह से कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। और IIT टॉप इंस्टीट्यूट है इंजीनियर्स के लिए, तो ये तो होगा ही। प्लस उसमें दूसरा चीज है कि मैंने चूंकि खुद वहां से पढ़ा है, तो मैं जो लिखूंगा या फिर जो मैं सीन्स क्रिएट करूंगा, उसमें जो भी एक सिचुएशंस क्रिएट करूंगा, वो काफी ऑथेंटिक होंगे और रियलिस्टिक लगे। तो इसलिए मैंने IIT के सीन को लिया। मतलब ये काफी लोगों को काफी रियलिस्टिक फील होगा और काफी कनेक्टेड फील होगा अपने आप से, इसी वजह से मैंने IIT के बैकग्राउंड को लिया है। सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं एक लास्ट सेशन में अपने जाना चाहूंगा। सो व्हाट हैज बीन योर प्राउडेस्ट मोमेंट सिंस द बुक हैज रिलीज्ड? वो सर कौन सा एक पल था, क्या वो क्षण थे, कैसा आपने महसूस किया, क्या अवार्ड्स थे, क्या था सर, इसके बारे में प्लीज बताइए। इसमें देखिए सबसे पहला तो जब मुझे बुक रिलीज हुआ तो 2-3 चीजें जो है मैं उसको मेंशन करना चाहूंगा। एक तो 2 अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हुआ है, ट्राई लिटरेरी अवार्ड एंड लेगेसी ऑफ लिटरेचर अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुआ, तो मुझे काफी अच्छा लगा। इसके अलावा मेरी बुक जो है वो 2 बार बेस्ट सेलर में शो कर रही थी। एक बार US में बेस्ट सेलर में शो कर रही थी और इंडिया में फिलोसफी कैटेगरी में बेस्ट सेलर में शो कर रही थी, कुछ दिनों के लिए बेस्ट सेलर रही। मेरे लिए काफी प्राउड फील कर रहा था उसमें, काफी अच्छा लग रहा था कि काफी कम टाइम में, अभी हार्डली
3-4 महीने ही हुए हैं और जो है 3-4 महीने हुए हैं और काफ़ी ये अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन इन सभी से ज़्यादा मुझे जो सबसे अच्छा लगा जब मैं जो रीडर्स हैं, रीडर्स का जब मैंने रिव्यू पढ़ा, तो वो मुझे मेरे लिए सबसे प्राउड का मोमेंट था। मैंने कुछ रिव्यूज़ इतने अच्छे लगे मुझे कि मुझे लगा कि क्या मैं ये मेरी फर्स्ट बुक है, तो मुझे ऐसा लगा क्या मैं इतना अच्छा बुक भी लिख सकता हूँ, लोगों को इतना पसंद आएगा, लोग इतने लाइक करेंगे, इतना अच्छा उन्होंने लिखा है कि मैंने उसको स्क्रीनशॉट लेकर उनका अपने व्हाट्सएप स्टेटस में मैं लगाता था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। तो मेरे लिए सबसे प्राउड का मोमेंट की बात करें तो जो कुछ अच्छे रिव्यूज थे वो थे सबसे ज्यादा, और बाकी चीज भी थे बट वो मुझे सबसे अच्छा लगा। सर मैं अगला क्वेश्चन और लेना चाहूंगा। सो व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू समवन स्ट्रगलिंग टू बैलेंस साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी इन देयर ओन बिलीव्स? ओके, सबसे पहली बात तो ये कि व्हेन यू आर स्ट्रगलिंग और समवन स्ट्रगलिंग बिटवीन बिलीफ एंड फेथ, तो यहीं से तो क्लियर हो गया कि अब वो इंसान जो है जो ये स्ट्रगल कर रहा है उसके लाइफ में क्लैरिटी आएगी, क्योंकि उसने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया। तो ऐसा बोलते हैं ना कि जब अपने क्वेश्चन प्रॉब्लम्स को आपने समझ लिया, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया, तो आपको आंसर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो जब आप स्ट्रगल करना शुरू कर चुके हैं इस चीज को, यानी कि आप इस रास्ते पर आगे बढ़ चुके हैं, आप उस चीज को रिकंसाइल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि दूसरे व्यूज को सुनना ही नहीं चाहते, मतलब अगर वो बिलीव किसी चीज पर करते हैं तो बस नहीं उसी को करना है, कोई दूसरा व्यू सुनना ही नहीं चाहते। या कुछ लोग ऐसे हैं जो बिलीव को कुछ मानना ही नहीं चाहते, बिल्कुल एकदम नहीं, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। तो अगर वो चीजें तो आप आगे बढ़ गए, अगर कोई ऐसा स्ट्रगल कर रहा है कोई इंसान, तो उससे तो वो आगे बढ़ चुका है, वो तो ऐसा सोच रहा है कि भाई दोनों में क्या है सही है क्या गलत है। तो पहला तो यहीं पर है कि वो काफी कुछ आगे बढ़ चुका है इस रास्ते में। ठीक है, अब और आगे कैसे बढ़ना है, तो जैसे मैं बहुत बड़ा कोई ऐसा नॉलेजेबल नहीं हूँ, मैं खुद एक अपने हिसाब से मैं बता रहा हूँ, मैं जो रास्ते पर चला हूँ और बाकी लोग भी कर सकते हैं, तो उससे काफी क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, तो आप तरह तरह के जो इस तरह के लोग हैं जिनको स्ट्रगल कर रहे हैं डाउट एंड फेथ के बीच में, उनको अलग अलग तरह के बुक्स पढ़ने चाहिए, और केवल अपने फेथ का नहीं। जैसे मान लीजिए अगर आप हिंदू हैं तो केवल हिंदू फिलॉसफी का बुक मत पढ़िए, आप क्रिश्चियंस के भी पढ़िए, मुस्लिम्स के भी पढ़िए। ठीक है, ये तो धर्म की बात होगी। उसके बाद अपोजिट जो बिल्कुल धर्म से हटकर है, जैसे कि नास्तिक है, उनका जो नास्तिक फिलॉसफी पर बुक्स है, जैसे कि एक बुक आता है इनका, रिचर्ड डॉकिंस का एक बुक आता है, डिलीजन ऑफ गॉड करके आता है, उसको भी आप पढ़िए। जो एकदम अपोजिट व्यू के हैं उनको पढ़िए आप। फिर उसके बाद आप जितना अलग अलग वैरायटी की बुक पढ़ेंगे, साइकोलॉजी पढ़िए, फिलोसफी पढ़िए। ठीक है, साइंस में भी आप केवल एक नहीं पढ़ेंगे। जैसे मैं फिजिक्स का स्टूडेंट था, फिजिक्स पढ़ाता हूँ, लेकिन मैंने बायोलॉजी भी काफी कुछ पढ़ा है। तो जितना वैरायटी के आप नॉलेज लेंगे, जितना वैरायटी का आपके पास इंफॉर्मेशन होगा, नॉलेज होगा, उतना ही आपका जो थॉट है उतना क्लियर होगा, और जो भी कॉन्फ्लिक्ट है वो आप एक क्लैरिटी की तरफ बढ़े। तो यही चीज मैं बोलना चाहता हूँ इस बारे। सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं एक और सवाल लेना चाहूंगा सारे व्यूअर्स की तरफ से। सो हाउ कैन द व्यूअर्स, लिसनर्स स्टे कनेक्टेड विथ यू एंड योर वर्क? आपके आगामी क्या क्या किताबें, पुस्तकें आने वाली हैं, किस प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर रहे हैं, और आपसे लोग कैसे जुड़ सकते हैं, आपसे लोग कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, सर इसके बारे में प्लीज बताएं। मुझसे कनेक्टेड रहने के लिए आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पर मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, और इसके अलावा आप मेरी फेसबुक पेज है, आप इसको देख सकते हैं, या फिर एक ईमेल अकाउंट है, इस पर भी आप मुझे कुछ भेज सकते हैं। ये सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं, आप यहाँ से इसके थ्रू आप मुझसे कनेक्टेड रह सकते हैं। ग्रेट सर, ग्रेट। मैं सर पॉडकास्ट का एंड करना चाहूंगा विद अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और सारे लिसनर की तरफ से ये सवाल पूछना चाहूंगा, व्हाट मैसेज वुड यू गिव टू ऑल द लिसनर, ऑल द व्यूअर्स ऑफ योगीराम चैनल हु आर आल्सो स्टिल सीकिंग देयर ओन आंसर ऑन बिलीफ, डाउट एंड मीनिंग? जो भी विश्वास, संदेह और जीवन के अर्थ पर अपने जवाब ढूंढ रहे हैं, उनके लिए और योगीराम के सारे व्यूअर्स के लिए सर वो क्या लास्ट मैसेज रहेगा, वो क्या इंपॉर्टेंट मैसेज रहेगा, प्लीज सर शेयर करें। योगीराम के सारे व्यूअर्स के लिए मैं एक बात करना चाहूंगा, जो भी लाइफ के मीनिंग के सर्च के बारे में, या फिर डाउट एंड फेथ के बारे में, कि अगर आप
इन चीजों के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, इन चीजों के पीछे अगर आप दिमाग लगा रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, तो यहीं से आपका जर्नी शुरू हो चुका है, समझ लीजिए। और आप ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीखिए, अलग अलग व्यूज पॉइंट को समझने का ट्राई कीजिए। दूसरे के जो बोलते हैं ना कि दूसरे के पर्सपेक्टिव से चीजों को देखने का कोशिश कीजिए। आप अगर एक पर्टिकुलर रिलीजन के हैं तो दूसरे रिलीजन के भी चीजों को स्टडी कीजिए। रिलीजन को छोड़ दीजिए, आप नॉन रिलीजियस चीजों को भी स्टडी कीजिए, साइंस के हिसाब से चीजों को देखिए, साइंस को रिलीजन के हिसाब से देखिए। तो अगर आप मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स को देखते हैं तो फिर आपको अपने आप क्लैरिटी आना शुरू हो जाएंगे इस रास्ते पर। ग्रेट 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 सर। मैं एक बार योगीराम के सारे व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, आज हम बात कर रहे थे अभिषेक सर से, जो कि एक IIT पास आउट है, एलुमनी है, MBA है, एंड इनकी जो बुक है, आज हमने इनके बारे में बात करी, बुक के बारे में बात करी, इनकी जो बेस्ट सेलर रही है व्हाई वी बिलीव। सर ने बहुत सारी चीजें बताई और एक प्रोस्पेक्टिव बताया कि आपको हर चीज को अलग अलग दृष्टिकोण से एनालाइज करना चाहिए और उसको समझने एक होलिस्टिक व्यू आपको देखना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी हो गई, साइंस हो गया, इनके बारे में। सर आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा और एक बार फिर से मैं योगीराम के सारे व्यूअर्स की तरफ से आपका शुक्रिया मैं बोलना चाहूंगा। वेरी वेरी थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम सर। बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी, मुझे अपने पॉडकास्ट में बुलाने के लिए और मेरा इंटरव्यू अपने पॉडकास्ट चैनल पर रखने के लिए। और मैं काफी और लोगों को भी मैं बोलूंगा कि अगर आपको अपना व्यूज कुछ रखने हैं तो ये योगी जी का पॉडकास्ट चैनल काफी अच्छा है, मुझे काफी अच्छा लगा और काफी कोऑपरेटिव वे में आपका इंटरव्यू रहा। और थैंक यू अगेन सर। ऑल क्रेडिट गोज टू गेस्ट लाइक यू एंड योगीराम की टीम एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट योगीराम के व्यूअर्स। सारा क्रेडिट उनका है, सारा क्रेडिट राम जी का है। सो बहुत बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके एंड थैंक यू वेरी मच सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू योगी जी।